ये तो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस सिंक करने में ये सेकंड वीडियो है मेरा। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने सिंगल ब्रांच को देखा था, वहाँ था हेड ऑफिस था एसक्यूएल सर्वर में और ब्रांच ऑफिस था एसक्यूएल सर्वर में। अब और एक ब्रांच है एक्सेस डाटाबेस में। एक्चुअली हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हेड ऑफिस डाटा ऑलवेज आपका एसक्यूएल सर्वर ही चाहिए, एंटरप्राइजेस एडिशन चाहिए। सिंक करने के लिए वो आपको ब्रांच ऑफिस के लिए एसक्यूएल भी होना बोल के ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ व्यू क्या हो जाता है, लाइसेंस का कॉस्ट कंपेयर कर दिया तो आप देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कर रहा हूँ, ये तो मटेरियल लेवल पे टैग करना है। कॉस्ट कंपेयर कर दिया तो आपको +1 काउंट में लेने से थोड़ा कम पड़ता है। अब देखिए परचेज कोटेशन सेल्स चलन मैंने लिया है, गलती से परचेज कोटेशन अभी एनेबल हो चुका है, बाद में वो मैं टिक कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री में मुझे तो यहाँ तो मल्टी ब्रांच करने के लिए मल्टीपल मटेरियल सेंटर को एनेबल करना है। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन वोचर नंबरिंग देखिए मैं यही कर देता हूँ। ये मेथड मैं बिजी का मेथड फॉलो नहीं करता हूँ, वोचर नंबरिंग का मेथड मैं अपना मेथड से कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होना है। क्योंकि डाटा एक्सचेंज हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के साथ हमेशा हर सॉफ्टवेयर कोई सॉफ्टवेयर रहने दीजिए, वो एक्सएमएल में भी एक्सेल में से ही होता है, एक्सेल में एक्सएमएल से होता है। एक्सएमएल का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बिजी नॉर्मल मोड में भी देख लीजिए, आप एक कंपनी से दूसरा कंपनी को एक्सएमएल में डाटा ट्रांसफ़र करना है, तब हर एक कॉन्फ़िगरेशन वोचर फील्ड भी रहने दो या ऑप्शनल फील्ड्स भी रहने दीजिए या वोचर नंबरिंग रहने दीजिए, सब कुछ मैच हो गया तो डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। आपका आइटम डिस्क्रिप्शन भी मैच होना है, सब सारा फील्ड्स मैच होना है। अगर सारा फील्ड्स मैच नहीं हुआ वो नहीं होता है। अब एंटरप्राइजेस यहाँ आ चुका हूँ, एनेबल मल्टी ब्रांच ऐड करता हूँ। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ऐड ब्रांच कर देता हूँ। ऐड ब्रांच मैं एक मेरा दोस्त का डेमो के लिए, अब मैं देखिए वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूँ, यूज़र कर लेता हूँ, क्रिएट मटेरियल सेंटर कर देता हूँ। अब मुझे बिजी लास्ट में पूछेगा यू हैव टू टैग वोचर सीरीज विद दिस पर्टिकुलर यूज़र। अब ब्रांच बोल के लिख देता हूँ यहाँ पे वोचर सीरीज। अब इस वक्त मैंने टैग नहीं किया है, बाद में करने वाला हूँ मैं। अब देखिए क्रिएट वोचर सीरीज ग्रुप यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मेरे स्क्रीन के ऊपर देखिए, डू यू वांट टू कॉपी द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीरीज। यस करूँगा मैं, उसको मैं यस करूँगा, यस करना पड़ेगा। और सीरीज़ कौन सा सीरीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नंबरिंग कर चुका है, उसी सीरीज़ को मैं लेता हूँ। अब यहाँ तो मेरा सीरीज़ तो हो गया है, नंबरिंग हो गया है। अभी मेरा सीरीज़ क्या है, ब्रांच सीरीज़ का वोचर नंबरिंग जो कॉन्फ़िगरेशन मेन में था, सेम कॉन्फ़िगरेशन। हाँ यहाँ देखिए मैं स्किप करना था भाई, गलती से मैंने ओवरराइट कर दिया, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा कर लिया। हर एक वोचर को अभी पूछता है वो ओवरराइट होने के बाद क्या होता है, वो एक आइटम या 2 आइटम छोड़ के 12 सब आइटम में नॉट रिक्वायर्ड बोल के आता है, तभी मुझे दोबारा जाके करना पड़ेगा। मैं जस्ट स्किप कर देता था तो मेरा काम बचता था। ये गलती से ये काम अभी डबल कर लिया, फिर भी इसका अभी देखिए सीरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी मैं ओवरराइट करके सारा मेरा काम गलत कर लिया, फिर भी ये मैं अभी ठीक कर लेता हूँ। दोबारा एड में वोचरिंग नंबरिंग को जाके बाद में सेव कर देता हूँ। अब 16-17 वेराइटी ऑफ वोचर्स वहाँ है, वो वोचर्स क्या कर देता है आपको, देखिए ये करने का ज़रूरत नहीं था, गलती से मैंने कर दिया। अब यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने वोचर नंबरिंग पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ मैंने जो गलती किया है वो यहाँ से टिक कर लेता हूँ। ब्रांच का मैं देख रहा हूँ, परचेस मैनुअल है, सब कुछ ठीक है। अब मेरा तो कोई बात नहीं, फिर भी सब कुछ ठीक हो गया। अब यहाँ आके सेव कर देता हूँ। अब ब्रांच तो मेरा क्रिएट हो गया। ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि ये एसक्यूएल पे ओपन करना है या एक्सेस डाटाबेस में ओपन करना है, ये नहीं किया है, लेकिन ये अब फंडामेंटल ये है। अब यहाँ आता हूँ,
एनेबल HO डाटा सिंक्रोनाइजेशन कर देता हूँ। हमारा तो HO है, यहाँ HO में अब वो टाइप कर देता हूँ, ब्रांच बोल के आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन को यस कर देता हूँ। देखिए मेरा ब्रांच में अब अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट ग्रुप करना है, कॉस्ट सेंटर करने दो। अकाउंट ब्रांच में नहीं करना है, वो हेड ऑफिस में करना है। अकाउंट ग्रुप नहीं करना है, हेड ऑफिस ऑलरेडी करना है। कॉस्ट सेंटर रहने दीजिए। आइटम वो मेरा दोस्त वहाँ नहीं करना है। ये दुकान में हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रांच ऑफिस में आइटम नहीं करना है। वो अगर करना है हेड ऑफिस में ही करना है। आइटम ग्रुप भी नहीं करना है, नहीं करना है। बाद में यूनिट भी नहीं करना है, वहाँ पे नहीं करना है। यूनिट आल्टर क्रिएशन नहीं करना है। अकाउंट करे जा। यहाँ आता हूँ, सेल टाइप परचेज टैक्स कैटेगरी। डिस्काउंट चेंजेस नहीं करना है, नहीं करना है। डिस्काउंट हेड ऑफिस में ही करना है। मार्कअप वो एनेबल कर नहीं सकता है। ये मेरा प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स और कॉन्टैक्ट हो गया। अब देखिए स्कीम वो डिक्लेयर नहीं कर सकता है। अब ओपनिंग स्टॉक ब्रांच ऑफिस में वो आल्टर नहीं कर सकता है। मुझे ब्रांच ऑफिस में चेक कलेक्शन का प्रॉब्लम, वो बैंक अपडेट, बैंक रिकन्सिलेशन इन HO वो रहना है। अपडेट बैंक रिकन्सिलेशन इन BO वो नो करना था। मैं गलती से 2 को भी, हाँ अब देखिए यहाँ देखिए परचेज नहीं करना है। सेल्स को परचेज कोटेशन हेड ऑफिस में ही डालना है। यहाँ वहाँ परचेज कोटेशन का ज़रूरत नहीं है। अब तो ये गलती हो गया है। अब देखिए सेल्स रिटर्न वो सब कर सकता है, लेकिन स्टॉक ट्रांसफ़र वो कर नहीं सकता है। ये सभी करेगा कि अब देखिए परचेज रिटर्न वो नहीं कर सकता है। रिसिप्ट कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, जर्नल कर सकता है, कॉन्ट्रा कर सकता है। जो बैंक को पैसा डालता है या काटता है उसका सारा डिटेल्स मुझे मिलना है, कर सकता है। लेकिन स्टॉक ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकता है। स्टॉक ट्रांसफ़र करना है सिर्फ ब्रांच में। ये हमारा ये सिस्टम, ये कॉन्फ़िगरेशन करने का मकसद ही वो है। काम तो बचाना है, ब्रांच ऑफिस का काम बचाना है। और स्टॉक जर्नल वो नहीं डाल सकता है। स्टॉक जर्नल अगर हमको डालना है वो सिर्फ हम हेड ऑफिस में ब्रांच ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक चेंज कर सकते हैं। अब हमारा रिक्वायरमेंट इतना ही है। रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ आता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब हमारा ब्रांच, अब ब्रांच खुलते ही अब मैं यहाँ आता हूँ। अब एडमिन को, यूज़र्स को कॉन्फ़िगर करना है। सुपर यूज़र का नाम देता हूँ ब्रांच। उसका पासवर्ड ऑलरेडी मैंने ब्रांच क्रिएट करने में दिया है, यूज़र को टैग किया है। यहाँ आके पासवर्ड रख देता हूँ ब्रांच और ब्रांच। बहुत सिंपल। अब हमारा क्या है, XML ये डाटा इंपोर्ट के लिए परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, मिरर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी होना है हमारा ब्रांच में। लेकिन XML कॉन्फ़िगरेशन करने में हमें बिजी ने क्या किया है, राइट्स दिया है। अब देखिए सेल्स कोटेशन, शो पेंडिंग कोटेशन, मुझे परचेज कोटेशन अभी मैंने हटा दिया है। अब चालन को देखिए इतना ही है। अब मल्टी गोल्डन एनेबल किया है मैंने, टैग किया है मल्टी गोल्डन। ठीक है। अब हम यहाँ से आके यूटिलिटीज़ में आता हूँ। यहाँ आके मटेरियल सेंटर टाइप कर देता हूँ मेरा ब्रांच में। मेन स्टोर, यहाँ यूटिलिटी में क्या किया, ब्रांच में अभी मैं हूँ, मैं तो EC वर्जन में हूँ, ब्रांच में हूँ। ये अभी मैं क्या किया, यहाँ पे ब्रांच पे वो पार्टी का जो था ना, वो ब्रांच था मेन सेंटर, मेन स्टोर, उसको हटा दिया है। अब कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ आता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, यूटिलिटीज़ में मैंने ब्लॉक कर दिया। अभी कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, एंटरप्राइजेस एडिशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ नीचे क्लिक कर देता हूँ, नहीं वहाँ नहीं है, नहीं यहाँ नहीं है। अब नीचे आना पड़ेगा मुझे, वहाँ तो नहीं है, वो तो हेड ऑफिस में करने का काम है। यहाँ नहीं है, वो नो कर देता हूँ। अब एनेबल HO BO, लेकिन ये तो ब्रांच है।
अब ब्रांच का मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ आके लिख देता हूँ सर्वर का पाथ लिख दिया, कमा 1433, वो TCP/IP पोर्ट का वैल्यू लिख दिया, कैप स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ। अभी मैं मेरा सर्वर का पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ बोलता हूँ जो कंपनी से मैं डाटा उठाना है, अब मेरा हेड ऑफिस का कंपनी कौन सा है वो दे, ये कंपनी आपका ब्रांच है, इसका ब्रांच का लॉगिन पासवर्ड यूज़र नेम सब डाल दिया है। कंपनी मैं आस्क एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। अब देखिए मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है, एक गलत दिखा दिया मटेरियल सेंटर का, वो ऑटोमेटिकली मैच कर दिया। रन टाइम एरर कोई बात नहीं, वो बिजी में आता है। अब दोबारा यहाँ क्या कर देता हूँ, मैंने एक्चुअली स्टॉप करके अभी दोबारा नया ओपन किया है। वीडियो में वो पोर्शन आपको नहीं दिखाया है यहाँ पे। अब ऐसे स्मॉल लेटर में डाल देता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ। डालने के बाद अब कंपनी तो लिख देता हूँ यहाँ पे COMP0001, पासवर्ड ब्रांच और लॉगिन यूज़र नेम ब्रांच। ये लॉगिन यूज़र एंड लॉगिन पासवर्ड मैंने वहाँ जो हेड ऑफिस में कंपनी ब्रांच क्रिएट करने का टाइम में यूज़र के साथ वोचर सीरीज को टैग करने में कर दिया था। अगर मुझे यहाँ चेंज करना है, वहाँ जाके हेड ऑफिस में चेंज करना है। अब सिंक तो हो गया। अब देखिए सिंक तो परफेक्ट हो रहा है। अब तो फर्स्ट कंपनी में मैंने क्या किया था, वहाँ से फर्स्ट ब्रांच में मैंने क्या किया था, मेन स्टोर बोलने का वो स्टोर को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। क्यों डीएक्टिवेट कर दिया? अगर मैंने डीएक्टिवेट नहीं कर दिया, यहाँ भी मेन स्टॉक वहाँ भी मेन स्टॉक क्या हो जाता है, तभी आपको वो मेन स्टॉक में भी जो वैल्यू माइनस हो गए ना, यहाँ आके माइनस दिखा देता है आपको स्टॉक का, थोड़ा कन्फ्यूजन होने शुरू हो जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया, ब्रांच का मेन स्टोर को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि मुझे ब्रांच ऑफिस में सिर्फ ये ब्रांच का स्टॉक देखना है। मुझे सारा ऑफिस का सारा, जब मैं ब्रांच ऑफिस में आता हूँ, अब देखिए मैं ब्रांच ऑफिस में मेरा जो आइटम हेड ऑफिस से आया है उसको देखता हूँ। अब देखिए इतना आइटम से वो तो यहाँ नहीं क्रिएट किया है, हेड ऑफिस का मेन स्टोर में जो किया था वो आइटम सभी यहाँ आके बैठ गया है। अब यहाँ आता हूँ बल्क अपडेशन टू ब्रांच। यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं सारा को सारा नहीं लेता हूँ, आइटम ग्रुप यूनिट कौन सा ब्रांच, अब सेल टाइप परचेस टाइप वो करना था, यहाँ वो कोई बात नहीं। अब फर्स्ट टैक्स कैटेगरी को सिलेक्शन कर दिया। नहीं, ये बार तो मैं फर्स्ट बार सारा इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ। अब इंफॉर्मेशन आपका ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो रहा है। नहीं, ये कंपनी 001 का मतलब ये हेड ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस को चला गया है सारा डाटा, अभी हेड ऑफिस में डाटा नहीं है। अब ये सारा डाटा ब्रांच ऑफिस को आ चुका है। यहाँ आता हूँ मैं, ब्रांच ऑफिस ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, बिजी नहीं, पासवर्ड है ब्रांच यूज़र नेम भी ब्रांच। आपका केस देखिए, आप आपका यूज़र नेम पासवर्ड आप दे सकते हो। अब यहाँ आता हूँ एक्सचेंज डाटा विथ हेड ऑफिस, यहाँ एक्सचेंज डाटा विथ हेड ऑफिस। अब देखिए मेरे पास आइटम मास्टर्स तो 16 है। अब दोबारा रीसिंक हो रहा है, डाटा टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। यहाँ ब्रांच ऑफिस में हेड ऑफिस से जो डाटा आया है यहाँ पे दिख रहा है मास्टर टू रिसीव। अब अपडेट तो हो रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो दिखाया है, पार्ट 1 में भी यही कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था आप लोगों के लिए। अब जो पार्ट 1 का मेरा वीडियो नहीं देखा है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस मैं क्या करता हूँ, ब्रांच का जो मेन स्टोर बोल कर रहता है ना, उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। हर ब्रांच में मैं ऐसे ही कर देता हूँ।
ये मेरा मेथड है। वोचर नंबरिंग मैं मेन सीरीज में कर देता हूँ, बाकी कितना भी सीरीज करो वो मेन सीरीज का मैं कॉपी कर देता हूँ। वोचर ग्रुप में मैनेजमेंट में मैं वैसा कॉपी कर देता हूँ। बल्क नंबरिंग में मैं वोचर सीरीज को, क्योंकि डाटा सारा बाहर से अंदर आता है, अंदर से बाहर जाता है, वो सब कुछ होने का काम XML से। अब XML परफेक्ट होना है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट होना है। अगर वो नहीं हो गया तो यहाँ डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक से नहीं होता है। अब मैं हेड ऑफिस ओपन कर रहा हूँ, ओपन तो हो गया है। यहाँ पे हेड ऑफिस नहीं, ये ब्रांच ऑफिस, सॉरी हेड ऑफिस नहीं, ब्रांच ऑफिस हो गया। अब यहाँ आके देखता हूँ मेरा टोटल स्टॉक नहीं आया है, क्योंकि मैंने मास्टर्स तो इंपोर्ट किया है, वहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र तो नहीं किया है, यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं किया है। अब वन मटेरियल सेंटर में आता हूँ, ऑल आइटम्स आके देखता हूँ, ब्रांच, हाँ देखिए वहाँ तो डिक्लेयर किया था। देखिए आपका आइटम आपका दुकान में कुछ भी हो सकता है, वहाँ तो स्टॉक ट्रांसफ़र डाला था, वहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र मैंने सीरीज ब्रांच लिया था, ब्रांच से ब्रांच को ट्रांसफ़र किया था, हेड ऑफिस से ब्रांच बोल के लेके हेड ऑफिस से ब्रांच सीरीज को डाल दिया था, तो डायरेक्ट यहाँ आके अपलोड होके बैठ जाता है। हमारा एक्चुअल कंडीशन में रिक्वायरमेंट यही है। अब जो आप देख रहा है आइटम तो ओरिजिनल आइटम आप नहीं देख रहा है, लेकिन प्रोसेस तो यही है। अब मेरा दोस्त ने जो बोला था वो उसका दुकान के लिए जो बोला था वही कॉन्फ़िगरेशन वही प्रोसेस यहाँ देख रहा है, आइटम अलग अलग है बस। अब इतना तो रेडी है यहाँ पे। अब दोबारा हेड ऑफिस को जाता हूँ। अब क्रिएट कंपनी, ये क्या है, SQL में करना है नहीं, एक्सेस में करना है। अब ओपन कंपनी, हेड ऑफिस ओपन कर देता हूँ, यहाँ आके पासवर्ड मार देता हूँ, पासवर्ड टाइप करके अब लॉगिन हो गया यहाँ पे अंदर। अब आता हूँ अकाउंट, एक पार्टी का अकाउंट मास्टर क्रिएट कर देता हूँ। तुरंत के लिए मेरा नाम ही टाइप कर देता हूँ, अशोक प्रभु बोल के लिख देता हूँ। मैं सन्ड्री डेटार में आता हूँ, वो कैटेगरी में आता हूँ। यहाँ आता हूँ, मैं अभी टाइप करता हूँ मेरा गांव का नाम। मेरा गांव का नाम है तीर्थहल्ली, एक छोटा सा गांव है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। बस एक पार्टी। अब ब्रांच में क्या है, इसको ब्रांच में भी दिसना है। अब हेड ऑफिस में ये तो होके रहता है, अब ब्रांच को भी ये डाटा मिलना है। इसके लिए मैंने क्या किया था, अब डाटा, अब देखिए ये मास्टर मैंने बनाया है, यहाँ अकाउंट ग्रुप का बनाया है। अब कुछ ज़रूरत नहीं मुझे, बना है मैं एक ही आइटम, मैं सारा का सारा भी डाटा सिंक नहीं करना चाहता हूँ, जो किया है उसी को सिंक करके भेज देता हूँ। अब हेड ऑफिस को चला गया, हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को ये नाम जो यहाँ क्रिएट किया है वो वहाँ तो क्रिएट कर नहीं सकता है, यहाँ तो क्रिएट किया है, यहाँ से क्रिएट करके वहाँ को भेज दिया है। अब ब्रांच ऑफिस ओपन कर देता हूँ, ब्रांच में बैठ के ब्रांच ऑफिस ओपन कर देता हूँ। अब ब्रांच ऑफिस ओपन करते ही अब पासवर्ड पूछेगा ब्रांच, यूज़र नेम ब्रांच। अब दोनों भी ओके करके अंदर आता हूँ। अब यहाँ आके अब देखिए एक्सचेंज डाटा विथ हेड ऑफिस, वो एक्चुअली डाटा रिसीव होना है, डाटा टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अब ओके कर देता हूँ। एक अकाउंट तो नहीं आता है, 84 अकाउंट्स आ जाता है, 29 अकाउंट ग्रुप्स आ जाता है। अभी जो एक्सपोर्ट होने का सारा डिटेल्स एक्सेल में XML में रहता है, वो XML में रहने से सारा ऑप्शनल फील्ड्स, सारा वो जो टाइप्स, सारा कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली मिरर जैसा होना है, नहीं तो डाटा ट्रांसफ़र ठीक से नहीं होता है। अब यहाँ देखिए मैं अभी ब्रांच में हूँ, यहाँ आके मेरा वोचर सीरीज ब्रांच, यहाँ डायरेक्ट ये है, यहाँ मल्टी रेट लेता हूँ लोकल में, यहाँ आके लेता हूँ ब्रेक शू पिन 85 मॉडल। अब ब्रांच में 10 पीस है, यहाँ आके लिखता हूँ 2 पीस। ब्रांच में उसका हेड ऑफिस में इसका प्राइस डिफाइन किया था, वो प्राइस का हिसाब से अब क्या हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आता हूँ मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ मैं आइटम के साथ में देखना चाहता हूँ 2 फील्ड्स। वो कौन सा 2 फील्ड्स है, करेंट स्टॉक 15 पीस और पेरेंट ग्रुप।
ठीक है, इतना तो मैं देखना चाहता हूँ। अभी हर आइटम का सामने उसका करंट स्टॉक आ जाता है। नया इनवॉइस तो अभी ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनवॉइस, लोकल मल्टी रेट, नाम तो मेरा नाम में ही बिल कर देता हूँ। अब देखिए आपको हर आइटम का जो स्टॉक है या नहीं है वो सामने आ जाता है। अब देखिए ब्रेक शू पिन 85 मॉडल यहाँ नहीं है, वो ब्रेक शू पिन नहीं दिखाएगा। अब देखिए अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो ड्यूअल ब्रेक, आप देखिए यहाँ तो ड्यूअल मेटल सेंटर है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो रहता ही, जो देख रहा है अभी सारा डिफ़ॉल्ट में मेन स्टोर से उठा देता है। अब देखिए कुछ भी आइटम देखिए यहाँ देखिए ब्रांच में रहता है, लेकिन यहाँ मेन स्टोर में नहीं रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, या तो मेटल सेंटर मेन सेंटर ही लेके रहता है। इसीलिए यहाँ जो मैंने अभी किया है इसमें भी काम ठीक से नहीं होता है। अब देखिए वो ऑयल कैप को मैं बिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो स्टॉक में नहीं है, इसलिए ऑयल कैप को हटा देता हूँ। दूसरा कोई आइटम को यहाँ टाइप कर देता हूँ, स्टीयरिंग बॉल्स किट। यहाँ देखिए वो भी 0 दिखा देता है, ब्रांच में 3 पीस है, क्योंकि हमने मटेरियल आइटम का साथ मेटल सेंटर को टैग किया है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए मेरा स्टॉक 6 पीस है, लेकिन वो आइटम का साथ दिखा देता है, यहाँ मारते ही जो ओल्ड सिस्टम में था वैसे नहीं दिखा देता है। अब देखिए राउंड ऑफ तो होना है, यहाँ पे राउंड ऑफ प्लस कर देता हूँ। मैंने ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, यहाँ भी नहीं किया है, हेड ऑफिस में भी नहीं किया है, इसके लिए वो नहीं आया है। अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर आपको प्रिंट में चाहिए, प्रिंट भी आप इनवॉइस कर सकता है यहाँ। अब देखिए डिस्प्ले में आता हूँ, डिस्प्ले में आके आइटम का क्लोजिंग स्टॉक देखता हूँ। यहाँ पे देखिए अब क्लोजिंग स्टॉक में अब जो दिख रहा है आपको, यहाँ जो है यही क्लोजिंग स्टॉक है। 10 पीस था, 10 पीस में 2 पीस ब्रेक शू पिन 85 मॉडल सेल हो गया। अब सेल होते ही क्या हो गया, यहाँ पे आके बैठता है 8 पीस, वही तो 8 पीस वो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ तो मैंने मल्टीपल मटेरियल सेंटर का रिजल्ट मैंने डिसेबल करके रख चुका है, क्योंकि मुझे ब्रांच का क्या चाहिए था, सिर्फ ब्रांच का सेल होना है। हेड ऑफिस में बैठ के मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन ब्रांच ऑफिस में हेड ऑफिस का स्टॉक नहीं दिसना है। अब रसीद डालता हूँ, कैश लेता हूँ, पार्टी कौन है, पार्टी अशोक प्रभु होता है, वो ढूंढ रहा हूँ। अब अशोक प्रभु का सामने 856 रुपीज़ डाल देता हूँ, डाल के एडजस्टमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ एक ही बार लेना है, हटा देता हूँ F9 मार के। डिस्प्ले में आता हूँ, अब कैश में देखिए अब है 856 रुपीज़ आके कैश में डेबिट होके डेबिट होके बैठा है, कैश को डेबिट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आके अब एक क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। अब मैं ब्रांच ऑफिस में हूँ, देखिए मेरा आप फुटर में देख सकते हो इनवॉइस 2011-2025, रिकॉर्डिंग डेट तो 2011-2025, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं मिलता है सब कुछ करने के लिए। जब टाइम मिल जाता है तब रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांटू, वेयर ट्रांटू डॉट ओचो टाइप इज इक्वल टू 14, ट्रांटू डॉट ओचो टाइप इज इक्वल टू 14 लिखना है। 14 रिसिप्ट देखने के लिए 14, ठीक है। अब देखिए ये जॉइंट में मैं क्या कर देता हूँ, मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू 1 के लिए कैश बन के आ जाता है, और सेकंड के लिए अकाउंट नंबर होके आ जाता है। अभी मुझे क्या चाहिए, अमाउंट में पैसा तो आ गया है, ये पैसा कहाँ जाके क्रेडिट हो चुका है वो देखना है। अब पार्टी तो हमारे लिए पैसा क्रेडिट करता है। अब देखिए हेड ऑफिस सिंक ब्रांच ऑफिस, अब एक्सचेंज डाटा, अब देखिए हेड ऑफिस को डाटा कितना भेजना है, एक रिसिप्ट भेजना है, एक सेल भेजना है, सेंड डाटा टू HO, यहाँ से वहाँ भेजना है। अब भेज दिया मैंने। अब भेजने के बाद वो रिपोर्ट मैं नहीं देखता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अभी HO में आ जाता हूँ, नहीं सॉरी क्रिएट नहीं, यहाँ क्रिएट नहीं, गलती से क्रिएट हो गया। अब
हेड ऑफिस ओपन कर देता हूँ। हेड ऑफिस ओपन करके यहाँ अब देखिए, यहाँ बिजी और बिजी, हेड ऑफिस में मेरा पासवर्ड, हेड ऑफिस तो खुल गया। एक अकाउंट ऐड कर देता हूँ, SBI बैंक अकाउंट नंबर 640535402555। ये बैंक अकाउंट, SBI अकाउंट, ओडी अकाउंट नहीं है, SBI अकाउंट। अगर आपके पास बैलेंस है वो बैलेंस आप डाल सकता है। ब्रांच में भी ये दिसना है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ ब्रांच। दो बार नहीं है, एक बार बस ये ब्रांच में दिसना है। अब सेव कर देता हूँ अकाउंट मास्टर, क्योंकि हमने अकाउंट मास्टर को बैंक में ब्रांच में करने का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि मेरा दोस्त ने जो कहा था उसी के लिए बना रहा हूँ। वो कंडीशन उसका वैसा ही था। अगर कुछ करना है वो हेड ऑफिस में ही अकाउंट करना है। आइटम मास्टर को कुछ एंट्री करना है या नया आइटम को एंट्री करना है, वो तो करना है हेड ऑफिस में। नहीं तो इन लोग क्या कर देता है, इनको जो आइटम को क्या क्या नाम बनाना है, जो उनका मनपसंदी नाम बना देता है, तब कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट नहीं होगा। अब देखिए, एक ही अकाउंट हमने अपडेट किया है, रिसीव डाटा फ्रॉम HO से डाटा भी हमने लिया है। अब लेके यहाँ से इनवॉइस डालते हैं। यहाँ पे आप देखिए सेटलमेंट क्या है, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। बैंक इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने एनेबल किया है। अब यहां आता हूं, अब इतना तो हो गया। होने के बाद यहां आता हूं SBI आते ही हमारा इंटरनल ग्रिड चेंज हो जाता है। नरेशन मेरा कुछ नहीं है। अब इन्हें क्या किया है, एक यहाँ हो गया है, UPI पेमेंट तो दिया है, इंस्ट्रूमेंट नंबर मैं नहीं डालता हूँ यहाँ पे। गूगल पे किया है पार्टी ने, UPI बोल के डाल देता हूँ। UPI का नंबर अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए नंबर छोड़ देता हूँ। शॉर्ट नरेशन में गूगल पे कर देता हूँ, क्योंकि ये पार्टी का पेमेंट हमें आया है गूगल पे कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। देखिए ये सारा एक्टिविटीज़ ब्रांच ऑफिस में हो रहा है, आराम से हो रहा है। अब सेव हो गया। सेव होने के बाद अब देखिए पार्टी का सारा खरीदी ब्रांच में हुआ है, सारा पेमेंट ब्रांच में हुआ है। इसका इफेक्ट हेड ऑफिस को गया है। हेड ऑफिस में हम क्या किया था, एक अकाउंट मास्टर क्रिएट किया था, वो अकाउंट मास्टर को यहाँ ले लिया था। अब क्वेरी ऐसे लिखता हूँ, अब सेलेक्ट T2 डॉट मास्टर कोड 1 कामा T2 डॉट वोचर नंबर वोचर सीरीज कोड कामा T2 डॉट शॉर्ट नरेशन T2 डॉट डेट T2 डॉट वोचर नंबर T2 डॉट वैल्यू 1 from Tran2 as T2 comma T3 as T2 comma Tran2 as T3। ये ज्वाइन के लिए कहता है सेल्फ ज्वाइन, वेयर T2 डॉट मास्टर कोड 1 T2 डॉट CM1 पार्ट is equal to T3 डॉट CM1 and T2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू T3 डॉट वोचर टाइप। आप एक ही टेबल को दो नाम पे आपको वही दोनों टेबल को आपस में मिला रहा है। अब T2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू 1 एंड T3 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू T3 डॉट वोचर कोड वोचर टाइप T3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 14 एंड T3 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू 2। इतना तो क्वेरी लिख देता हूँ। अब मुझे सिंगल लाइन आंसर मिल जाता है। मुझे जो मिलना था वोचर टाइप मिल गया और वोचर सीरीज कोड मिल गया, शॉर्ट नरेशन क्या डाला था वो मिल गया, डेट मिल गया, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट नंबर भी मिल गया। इतना तो मिलने के बाद
ये क्वेरी अब खत्म तो नहीं हुआ है, अब जस्ट लिख चुका हूं मैंने। अब लिखने के बाद इसका सब क्वेरी लिखना पड़ेगा, कमा T3 डॉट वोचर नंबर। अब लिखता हूं सेलेक्ट मास्टर वन डॉट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर M1 master 1 dot code is equal to tran2 dot master code 1। ये सब क्वेरी को खत्म करके एक बार रन करता हूं। अब एग्जीक्यूट करके ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैं गलती से tran2 बोल के लिख दिया है यहाँ कहाँ भी। देखिए वो T3 होना था, tran2 नहीं या tran3 नहीं, मैं लिख नहीं सकता हूं। अब देखिए पार्टी ने गूगल पे किया है। अब ये सारा डिटेल्स मैंने यहाँ से उठा लेता हूँ, उठा के लेके जाके प्रिंट में इंप्लीमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मुझे बैंक अकाउंट का नाम तो आ गया, कौन सा बैंक को हमने पैसा डाला है। अगर कैश में डाल दिया वहाँ कैश बोल के आता है, अब बैंक अकाउंट में डाल दिया तो बैंक अकाउंट आ जाता है। ये जॉइंट के लिए कहता है सेल्फ जॉइन। सेलेक्ट मास्टर वन डॉट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर मास्टर वन डॉट कोड इज इक्वल टू T2 डॉट वोचर सीरीज कोड। अब रन करने से होता क्या है, वो कौन सा वोचर सीरीज बोल के पता लग जाता है, ब्रांच या कोई कौन सा ब्रांच, सब कुछ पता चल जाता है। अब देखिए 14 ब्रांच बोल के, मुझे यहाँ 14 को हटाना है। 14 हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसलेट फंक्शन यूज कर देता हूँ। अगर मैं ट्रांसलेट फंक्शन से लेफ्ट वैल्यू राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ बोल के लिख सकता था, फिर भी ये क्या होता है, आपका कितना भी आने दो वो सारा को सारा डिटेल्स बाहर जाना है, एक ही बार बाहर जाना है। जाने के बाद अभी प्रिंट को जाना है वेयर T2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ एंड T2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू। अब आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ जो लिखना था कोडिंग पार्ट वो सब कुछ हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ इनवर्स डिज़ाइन के लिए एक फॉर्मेट चाहिए मुझे, मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन। अब न्यू डिज़ाइन में कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर देता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेता हूँ, बहुत अच्छा है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए हम खुद अपना एक डिज़ाइन बनाना है। यहाँ लिखता हूँ CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ। इतना लिखने के बाद अब बीच में लिख देता हूँ दोबारा F4 दबा के फॉन्ट 18 ऑन फॉन्ट 18 ऑफ। अब CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ लिखने से हमको क्या करना है, आप बीच में कितना भी आने दो, मैं 53 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है 96। अब लिख देता हूँ 96 डिवाइडेड बाई 1.8, तब आता है 53.33। वो 53.33 नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने लेता हूँ 53। फिर भी ये गलत है, 53 का मसी ये गलत है क्योंकि मेरा सारा ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ फॉन्ट 18 अगर है तो 58 होता था। अब CPA टूल है वो 96 ही होना है। अब CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ के लिए हटा के फॉन्ट 18 ऑन फॉन्ट 18 ऑफ कर दिया है। अब 53 क्योंकि 53.33 आता है, मैं 0.33 कैरेक्टर कहाँ भी नहीं बिठा सकता हूँ, ये 0.5 से कम है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको 53 कर देता है। अब फॉन्ट 18 को बाहर हटा के डाटा फॉन्ट के अंदर मैं ले नहीं सकता हूँ इसको, इसके लिए बाहर डाल के अब फॉन्ट क्या कर देता हूँ, यहाँ कुरियर न्यू बोल के है,
18 कर देता हूँ। यहाँ 18 करने के बाद कुरियर का जगह पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। यहाँ अब हमारा क्या है, डाटा फॉन्ट ऑफ तो हो गया है। अब नया लाइन डाल देता हूँ, क्योंकि जब फॉन्ट बड़ा हो जाता है तो ओवरलैपिंग वो नॉर्मल फॉन्ट लिमिट से बाहर रहता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन बोल के एक स्पेस देना पड़ेगा। 2 लाइन एड्रेस 96C सेव कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब कॉपी पेस्ट करने से दोबारा लेता हूँ, वो लाइन 1 है कॉपी होने से, अब लाइन 2 कर दिया। अब CP टोलो ऑन CP टोलो ऑफ लेता हूँ। CP अब आगे बढ़ते हैं। अब और एक नया क्वेरी लिखता हूँ, आर डेट select tran1 dot date comma tran1 dot voucher number from tran1 from tran2 नहीं tran1 comma tran1 dot voucher series code from tran1 where tran1 dot voucher type is equal to 14, ठीक है। अब what is this 263? Here I'm going to write a subquery. Here I'm going to write it as select master1 dot name. Okay, simply name from master1, because name is unique in all tables, whereas we have name alias in help1 table, so name is unique here. Still I will write it as master1 dot name from master1, where master1 dot code is equal to tran1 dot voucher cds code. So that reveals me the name of 14 branch. Now I have to eliminate that 14. So what I do is I'll just use a function called translate of comma within the single quotes I will write 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, then I have to eliminate that 0 from before first. Okay, now that is single quote close comma. So now I have to replace that by blank 10 blank spaces. So okay, then close. Now entire function should be referred as cached as varchar, otherwise I will have an invalid use of null value. So to avoid that, so now I have got the answer as branch. But if I am on MS Access, then I need not have used that cached function. As I am on SQL Server, so this is my SQL EC mode, enterprises client server mode. So and this is head office configuration. So naturally here I have to use that SQL version. I have to use that translate function. In case of Access database, I should have used left of. I have to eliminate those two numerical words, integers, so 1 and 4. So I should have used left of function over there. He will write here, I will write CPI tool on receipt number comma some 14 space 18 space comma L. So now I will have a static text with 18 character space. That static text is receipt number. So again, and that receipt number name, I have here that query name is rdate semicolon rdate
semicolon, row is equal to 1, semicolon, column is equal to 2. So this is the voucher number, receipt voucher number. अब ब्रांच वोचर तो हो गया. अब प्रिंट प्रीव्यू में जाके प्रिंट करने का कोशिश करता हूँ. यहाँ कोशिश करते ही मुझे मिल जाएगा रिसिप्ट नंबर 1. अब आगे बढ़ते हैं. ऑलरेडी तो हो गया. अब कन्वर्ट n varchar ऑफ 50. वो तो r के बाद 9 आ गया है, वो क्योंकि लेफ्ट ब्रॉकेट में टाइप करने का टाइम में थोड़ा गलत हो चुका है. सो कैरेक्टर टाइप इज 108. नाउ आई विल नॉट हैव ए करेक्ट आंसर. यहाँ तो ठीक आंसर मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने r 950 हो चुका है, r 50 होना था. लेफ्ट साइड ब्रॉकेट का गलत इस्तेमाल हो चुका है यहाँ गलती से. ये आंसर एरर आ गए. देखिए ये आंसर एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है. अब varchar के बाद हाँ वो तो 9 हो चुका है लेफ्ट ब्रॉकेट. अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ. 50 कैरेक्टर्स का स्पेस जरूरत नहीं था. सी इट हैज कम 000. इंस्टेड ऑफ दैट नाउ विल हैव 108. आई एम गोइंग टू हैव 106. सो n varchar में 108 आ चुका है. अब 105 दे चुका है. इस स्टैंडर्ड एक डेट पैटर्न. ठीक है ये तो आ गया. बट आई डोंट वांट दिस. आई वांट टू हैव सम अदर टाइप. 107 एग्जीक्यूट करने वाला हूँ. ओके ठीक है ये तो मुझे लिए बस है. इतना तो बस है. 106 हाँ 2 अप्रैल 2025. अब यहाँ कंट्रोल V दबा देता हूँ. दबा के प्रेस करने से अब यहाँ वोचर हेडर अकाउंटिंग लेना, क्योंकि सी मैं सारा डिटेल्स वोचर हेडर अकाउंटिंग से लिया है. यहाँ वोचर हेडर अकाउंटिंग ही लेना पड़ेगा. सब 7 किया है. ओके कर देता हूँ. अभी प्रिंट प्रीव्यू में जाके अब फॉर्मेट डिज़ाइनिंग में जाके इनवॉइस रिसिप्ट डिज़ाइनिंग में जाके हम लोगों को क्या करना है, रिसिप्ट का सामने डेट का पैटर्न लिखना है. अब टेक्स्ट लेना है. SQL क्वेरी में टेक्स्ट टाइप लेना है. यहाँ आके r date सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1. 16 का जगह पे 26 कैरेक्टर्स का स्पेस लेना है. अब आके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ रिसिप्ट. HOBO कॉन्फ़िगरेशन में SQL कोडिंग. अब r डेट में आके देखता हूँ. देखिए अप्रैल 2 2020. आगे बढ़ता हूँ. अब रिसिप्ट डिज़ाइन में अब आता हूँ. यहाँ आके इतना होने के बाद अब CPA टूल ऑन किया, CPA टूल ऑफ किया. ऑफ करके यहाँ लिख देता हूँ पेस्ट. यहाँ नंबर का जगह मैं टेक्स्ट लेता हूँ. यहाँ 16.2 का जगह पे मुझे हैशटैग लिखना पड़ेगा W. अब यहाँ W क्वेरी में हैशटैग W क्या कर देता है, वो इंटीजर अमाउंट को टेक्स्ट में बदल देता है. क्योंकि ये रिसीव्ड विद थैंक्स हो गया तो अभी रिसिप्ट का अमाउंट तो मुझे टाइप करना है. इसके लिए इसे कर देता हूँ. नंबर को टेक्स्ट में बदल दिया. अब इतना होने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ ₹856. अलाइनमेंट राइट में है. अब अलाइनमेंट लेफ्ट में लेता हूँ. हो गया. अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ. ₹856 ओनली.
टेक्स्ट में अमाउंट जो था, अमाउंट इन वर्ड्स टेक्स्ट में कन्वर्ट होके एसक्यूएल में ही कन्वर्ट होके टेक्स्ट में आ गया है। अब अमाउंट क्रेडिटेड टू ये भी प्रिंट कर दिया मैंने वहां पे। देखिए क्वेरी नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 में जो आंसर आया था उसी को यहां से ला के यहां रख दिया है। अब पार्टी नेम तरफ आके डाल देता हूं। अब सारा उतना जो सारा है वो अभी बोल्ड में आ जाता है। अब प्रिंट व्यू में आके देखता हूं। देखिए अब पार्टी का नाम तो आ गया, अमाउंट क्रेडिटेड भी आ गया, कौन सा अकाउंट में पैसा जाया गया है डाला है वो भी आ गया। आगे बढ़ता हूं। अब इतना होने के बाद अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं। आके क्विट करता हूं। यहाँ तो इतना ही है, बाकी कुछ दिखता नहीं है। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सब कुछ हो गया, इतना से ये काफ़ी है। सिंपल डिजाइनिंग हो गया है। अब देखिए रिसिप्ट में हो गया है अकाउंट नंबर। अब कैश में ले लिया तो आंसर कैश बोल के आ जाता है। अब देखिए अमाउंट क्रेडिटेड टू कैश हो गया। अब हमारा सीक्वल कोडिंग जो लिखा है वो परफेक्ट है, इसके लिए कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ चुका हूँ मैं हर्षा मोटर्स मेन ऑफिस, हेड ऑफिस में। अब पासवर्ड तो बिजी है, यूज़र नेम भी बिजी है, डिफ़ॉल्ट जो था वो इसी को यूज़ किया है। अब आके मैंने क्या कर देता हूँ, दूसरा एक ब्रांच ओपन खोल देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन देखिए है। अब ब्रांच ऑफिस का जो डाटा है, जैसे हेड ऑफिस खोल देते हैं वो ऑटोमेटिकली डाटा वहाँ से सिंक हो गया है, सिंक होके यहाँ आ गया है। अब रिसिप्ट नंबर भी आ गया है, उसका सारा इफेक्ट अभी यहाँ आके डिस्प्ले में आके अकाउंट बुक, डे बुक विथ कैश बैलेंस, यस। अब देखिए ऑल देखता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं, ब्रांच से आ चुका है पेमेंट, ओके। अब डे बुक कहाँ का डे बुक कैश बुक, अब देखिए रिसिप्ट रजिस्टर यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अब देखिए रिसिप्ट रजिस्टर में आके देखा है कैश तो आ चुका है, वो भी कहाँ से आ चुका है, ब्रांच से आ चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ ऑल किया, वोचर सीरीज ऑल किया। अब वोचर नंबर आ चुका है, वो वोचर पर क्लिक करते ही वो दिखा देता है वो ब्रांच से पैसा आ चुका है, अकाउंट पे ब्रांच से पैसा आ चुका है। अब सेम रिसिप्ट में हेड ऑफिस से भी प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ थोड़ा कोडिंग कर दिया, यहाँ भी ठीक से आता है आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेस में आता हूँ, नया एक ब्रांच ओपन कर देता हूँ। अब देखिए मेरा पहला तो डेमो मोड का वो एक्चुअली हार्डवेयर लॉक टेस्ट करने का नहीं था, अब रीइंस्टॉल करने के बाद ये परफेक्ट आ रहा है।
मैंने तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया था 13.2 से 13.3 के लिए। अब जो करंट वर्जन है इसके लिए अपडेट किया था, तब वो ठीक से नहीं आता था। एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करने के बाद अब ऑटोमेटिकली ठीक हो गया है। अब देखिए एक सिंक कर रहा हूँ, ब्रांच तो क्रिएट कर रहा हूँ, ऑलरेडी वहाँ क्रिएट किया है। सारा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ भी आइटम मास्टर क्रिएट नहीं कर सकता है, आइटम यूनिट क्रिएट नहीं कर सकता है, ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकता है, अकाउंट मास्टर क्रिएट नहीं कर सकता है, स्कीम्स नहीं दे सकता है, डिस्काउंट नहीं दे सकता है, और मार्कअप ऐड नहीं कर सकता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू ब्रांच ऑफिस। देखिए वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन वही बना चुका है। अब सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी बना चुका है, वहाँ आपको एंटरप्राइज एडिशन में बना चुका है। अब यहाँ बना चुका है ऑलरेडी सीरीज, यूज़र भी बना चुका है। अब एक्सेस डाटाबेस में आता हूँ, यहाँ एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। रीइंस्टॉल करने के बाद अब ठीक वे ढूंढता है कि हार्डवेयर लॉक है या नहीं है। कुछ फाइल करप्ट हो गया था, अभी करप्ट होने का फाइल रीइंस्टॉल करने के अपडेट को मैंने इनेबल किया, अपडेट को डाउनलोड किया और कंप्लीटली अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर लॉक का प्रॉब्लम मेरा सिस्टम में ठीक हो गया है। अब देखिए, डू यू वांट टू सिंक डाटा टू स्लैश फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से आपको डाटा सिंक होना है या नहीं होना है वो पूछ रहा है। अब यहाँ क्या है, सेल्स कोटेशन। हेड ऑफिस में मैंने सेल्स कोटेशन एनेबल कर दिया, परचेस कोटेशन भी एनेबल कर दिया, वो ज़रूरत नहीं था। सेल या परचेस चलन वो भी एनेबल कर दिया। ये नया फ्यूचर अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ आता हूँ, यूजर्स मॉडिफाई करने का कुछ ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। यूटिलिटीज, डीएक्टिवेट मास्टर। अब यहाँ आता हूँ मटेरियल सेंटर। मैं ईएम वर्जन में हूँ अभी। ईएम वर्जन में मैं क्या कर दिया, ईएम वर्जन में आते आते ही यहाँ का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस होसनगर का मेन से मटेरियल सेंटर था ना, उसको डिसेबल कर दिया। क्योंकि अब मैं होसनगर का मटेरियल सेंटर मैं हेड ऑफिस में क्रिएट कर चुका था, इसलिए मैं डबल हेड ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस में एक्स्ट्रा सेम मेन मटेरियल सेंटर का ज़रूरत नहीं। इसके लिए मेन बोलने का मटेरियल सेंटर को मैंने डिसेबल कर चुका। अभी होसनगर में भी मेरे पास एक मटेरियल सेंटर रहता है, क्योंकि मुझे सिर्फ वो पार्टी को जो मैनेज करता है होसनगर ब्रांच, उसको सिर्फ उसका काम देख लिया तो बस। अगर हेड ऑफिस में मटेरियल चाहिए, वो इंक्वायरी कर दिया तो हेड ऑफिस वाला बता देता है उसको। इतना तो अभी हो चुका है। अब आइटम लिस्ट तो हेड ऑफिस से यहाँ आ चुका है। हेड ऑफिस से होसनगर ब्रांच के लिए तीन आइटम डाला है, वो 3 आइटम यहाँ एंट्री होके आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एसक्यूएल ब्रांच एंटरप्राइजेस क्लाइंट ओपन कर रहा हूँ, एंटरप्राइजेस एडिशन ओपन कर रहा हूँ हमारे हेड ऑफिस के लिए। अब सॉरी, ये क्रिएट कंपनी नहीं है, ओपन कंपनी होना था। हर्षा मोटर्स ओपन किया। यूज़र नेम तो बिजी, पासवर्ड भी बिजी हो गया। होते ही यहाँ क्या कर देता हूँ, अब आता हूँ, आके मास्टर्स पे ऐड आता हूँ।
आइटम को ऐड कर देता हूँ, ऐड 20 फीट लैडर। ये इतना तरफ ये आइटम तो यहाँ नहीं है, 20 फीट लैडर। कैटेगरी लैडर। अब ए मास्टर 3 ब्रांच में भी नहीं है। अब हेड ऑफिस में क्रिएट हो रहा है। हेड ऑफिस में जो क्रिएट हो रहा है, ए मास्टर्स को मैंने भेज रहा हूँ, होसनागरा ब्रांच में भी भेज रहा हूँ और ब्रांच ऑफिस कम में भी सेल करने के लिए ये मास्टर होना जरूरी है। यहाँ के लिए DDER होना था, उस स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। स्टॉक में लिखता हूँ 5 पीस। 5 पीस का वैल्यू 17,500। अब यहाँ लिखता हूँ 4,500 रुपीज, MRP 5,400 रुपीज। अब सेव करने में क्या कर देता हूँ, ब्रांच में इसका सेल्स प्राइस रख देता हूँ 4,500, MRP रख देता हूँ 5,400। होसनागरा ब्रांच में ये सेल हो जाता है आइटम, यहाँ भी रख देता हूँ 4,500 रुपीज़, इसका MRP 5,400 रुपीज़। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद ए मास्टर क्या करना है, ए मास्टर अभी डायरेक्टली जाना है होसनागरा ब्रांच और सागरा ब्रांच। एक स्टॉक ट्रांसफर डाल देता हूँ, ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर डाल देता हूँ 20 फीट लैडर। अभी ब्रांच के लिए मैं लिख रहा हूँ 2 पीस हो गया। अब डाटा एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आता हूँ, डाटा एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आइटम भी जाना है, आइटम ग्रुप भी जाना है, यूनिट भी जाना है, टैक्स कैटेगरी भी जाना है, कहाँ को जाना है, ये डायरेक्ट होसनागरा ब्रांच को जाना है। लेकिन मैंने 2 ब्रांच को भी भेज के देता हूँ कि ये आइटम एक्सेस डाटाबेस को भी चला जाता है, SQL सर्वर डाटाबेस पे को भी सिमिलर आइटम चला जाता है। ये आइटम से कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है। अब आता हूँ, हमारा तो ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्स स्टॉक ट्रांसफ़र है, इसीलिए सिर्फ स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया, हमारा काम ज़्यादा बच जाता है। अब हेड ऑफिस क्लोज कर दिया, यहाँ आके एक्सिट दबा के बाहर चला जाता हूँ, ब्रांच ऑफिस में आ गया। अभी आने के बाद जो डाटा ब्रांच ऑफिस को भेजा है वही डाटा आपको यहाँ मिलना है। एक्सचेंज डाटा विथ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो डाटा आपका पास है, स्टॉक ट्रांसफ़र 4 है, आइटम 29 है, आइटम ग्रुप 26 है। अब सारा डाटा हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को आ गया। ये ब्रांच ऑफिस को आ गया। ब्रांच ऑफिस के बाद मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके हेड ऑफिस में चला जाता हूँ, सॉरी होसनागरा ब्रांच में चला जाता हूँ। क्विट कर दिया। यहाँ आता हूँ, स्टॉक स्टेटस देखता हूँ, 1 मटेरियल सेंटर ऑल आइटम। ब्रांच में देखता हूँ 2 पीस लैडर आ चुका है, क्योंकि मैंने कुछ भी परचेस एंट्री नहीं किया है। हेड ऑफिस से हमें सिंक किया है डाटा। देखिए अभी दोबारा खोल के देखता हूँ, ब्रांच ऑफिस बोल के आ रहा है, हेड ऑफिस से डाटा यहाँ पे सिंक हो गया है। अब सिंक होने के बाद क्योंकि ये एक्सेस डाटाबेस है, यहाँ तो ब्रांच ऑफिस से सिंक हो गया। अब मैं क्लोज कर देता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ हेड ऑफिस, सॉरी होसनागरा ऑफिस, एक्सेस डाटाबेस में आता हूँ। ब्रांच खुल रहा है कंप्यूटर पे, होसनागरा डाटाबेस को आ गया। मेरा पासवर्ड मार देता हूँ यहाँ पे, होसनागरा, यूज़र नेम भी होसनागरा है, पासवर्ड भी होसनागरा है। अब ओके कर देता हूँ।
ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए आइटम ग्रुप तो 14 है, आइटम मास्टर्स तो 15 है, टैक्स कैटेगरी 16 एंट्रीज है, सब कुछ बाहर चला गया। अब यहाँ आता हूँ, आके सेल्स कोटेशन नहीं, ठीक है, सेल्स कोटेशन तो यहाँ ऐड करने का ऑप्शन हमने नहीं दिया है। सारा कोटेशन जो आता है वो हेड ऑफिस को ही जाना है। अब यहाँ से दोबारा जाना पड़ेगा हेड ऑफिस। स्टॉक ट्रांसफर में तो लैडर तो है ही। अब मैंने हेड ऑफिस को नहीं गया है अभी। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स कोटेशन ये सिर्फ हेड ऑफिस में डालने का काम है, यहाँ परमिशन नहीं है। अब पार्टी को तो देना है। अब क्या करता है, अब ओपन करते हैं यहाँ पे। अब एसक्यूएल डाटाबेस ओपन करते हैं, हेड ऑफिस को चला जाते हैं। हेड ऑफिस में जाके, क्योंकि हमने यहाँ तो लाइसेंस नहीं दिया है, अब पार्टी को बोलता है, क्योंकि हमारा ब्रांच ऑफिस का काम क्या है, वो तो सेल करना है, परचेज नहीं रहता है, कोटेशन वहाँ से नहीं होता है। तो पार्टी को कोटेशन चाहिए, वो हेड ऑफिस को फ़ोन करके बोलना है, वहाँ से कोटेशन दे दो या ये पार्टी को ऐड करो। पार्टी को ऐड करके वो डाटा सिंक कर देगा। वो डाटा सिंक करने के बाद यह ब्रांच ऑफिस में उसका कोटेशन बन जाएगा। लेकिन पार्टी हेड ऑफिस में भी मटेरियल ले सकता है, ब्रांच ऑफिस में भी मटेरियल ले सकता है। अब यहाँ आता है, पार्टी ऐड कर देता है। ये तो हेड ऑफिस है, होसनगरा ब्रांच में यहाँ डाल देता है लोकल मल्टी रेट। अब F3 दबा देता हूँ। F3 दबा के पार्टी का नाम ऐड कर देता हूँ। ज्ञान भारती स्कूल, ये तो हेडमास्टर का नाम में देना था या प्रिंसिपल का नाम में देना था, फिर भी कोई बात नहीं। अभी ये कहाँ जाना है, ब्रांच ऑफिस में भी ये नाम होसनगर ब्रांच में भी अभी अवेलेबल होना है, और ये ब्रांच ऑफिस में अवेलेबल नहीं होना है। अब हेड ऑफिस में ये कोटेशन डाल रहा हूँ। यहाँ टेक्समो वाटर पंप, यह कहाँ है, होसनगर ब्रांच में 2 पीस है। यहाँ कुछ डिटेल्स नहीं डालता हूँ मैं, बस इतना डाल के 14,500 रुपीज़ डाल के सेव कर देता हूँ। ये तो हो गया। अब क्या कर देता हूँ, यहाँ से डाटा सिंक कर देता हूँ एक ही वोचर। अब कोटेशन प्रिंट कर दिया तो आ जाएगा। हर्षा मोटर्स, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये आ गया। हर्षा मोटर्स का नाम में ये कोटेशन प्रिंट होके आ गया। इसका ऊपर मैंने कुछ सीक्वल कोडिंग गिडिंग कुछ नहीं किया है, ये सिंपल नॉर्मल कोटेशन है। अब पार्टी मास्टर तो क्रिएट हो चुका है, वहाँ से कोटेशन हेड ऑफिस में डाल चुका है। अब यहाँ आता हूँ EM एक्सेस डाटाबेस में, होसनगरा ब्रांच ओपन कर देता हूँ। यहाँ ओपन करने के बाद टाइप कर देता हूँ लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन यूज़र नेम, वो होसनगरा है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हेड ऑफिस से ऑलरेडी जो डाल चुका है डाटा, आपके लिए एक कोटेशन डाला है, एक अकाउंट बना है, बस उतना ही किया था ना। अब उतना हमने क्या किया, यहाँ अंदर आने बुला दिया। अब कोटेशन तो रेडी है, कोटेशन वहाँ डाल चुका है कोटेशन। अब यहाँ आता हूँ ज्ञान भारती स्कूल, वहाँ जो डाला है कोटेशन वही कोटेशन यहाँ भी आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, प्रिंट करने चला जाता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, देखिए यही कोटेशन अब प्रिंट होके आ गया 17,100 रुपीज़। ये कंपनी का नाम आपने, ये ब्रांच का नाम आपने, ये सेकेंड ब्रांच, इस सेकेंड ब्रांच में आपने होसनगरा बोल के लिखा था ब्रांच का नाम, यही नाम पे यूज़र्स भी क्रिएट हो चुका है, यही नाम में मटेरियल सेंटर भी क्रिएट हो चुका है। अब कोटेशन गिटेशन सब कुछ सारा वोचर सीरीज इसी नाम से रहने से आपको इसी नाम में सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ आता हूँ, एक सेल्स वोचर अभी बना देता हूँ, क्योंकि सेल्स वोचर बनाने का परमिशन तो है ही यहाँ। अब यहाँ आता हूँ लोकल मल्टी रेट,
अब ज्ञान भारती स्कूल में लेता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, हमारा तो 20 फीट लैडर था, और टेक्समो पंप था, सॉरी टेक्समो पंप। लेकिन देखिए आइटम मास्टर का ब्रांच पे से अलग अलग रेट दे चुका है, लेकिन आपने यहाँ दिया था 14,500 रुपीज़ का वैल्यू, लेकिन यहाँ आ गया हमारा 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ कुछ ज़्यादा आ चुका है। अब मैं क्या करना पड़ेगा अभी इस हालत में, दोबारा जाके हेड ऑफिस को जाके हेड ऑफिस में आइटम मास्टर आल्टर करके वहाँ वैल्यू 500 रुपीज़ लेस करना पड़ेगा। वो वहाँ 14,500 रुपीज़ है, यहाँ 15,000 रुपीज़, क्योंकि हमने इस पार्टी के लिए नहीं, जनरलाइज्ड पार्टी के लिए 15,000 रखा है। यहाँ अभी 14,500 है, यहाँ आके $15,000 चार्ज हो चुका है, वैल्यू रेट चार्ज किया है वो गलत होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब F6 दबा देता हूँ, इसी को कोटेशन को, ये नहीं होने वाला है। अब क्विट कर देता हूँ। क्विट करके मुझे दोबारा जाना पड़ेगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को मैंने फ़ोन करके बता दिया, देखिए हमारा कोटेशन का रेट तो 14,500 रुपीज़ था, फिर भी अब क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा अभी कोटेशन इनवॉइस बनाने का टाइम में हमें आ रहा है, होसनगरा ब्रांच में दिक्कत आ रहा है, यहाँ हमारा वैल्यू 15,000 रुपीज़ के चार्ज होके आ रहा है। अब वो ठीक करने के लिए यहाँ ब्रांच ऑफिस को वो रेट्स नहीं दिया है, इसके लिए क्या करेगा, ब्रांच ऑफिस कॉल करके हेड ऑफिस को बोलेगा वो वैल्यू ठीक करना है। अभी हेड ऑफिस ने क्या किया, यहाँ आके हेड ऑफिस में हमने ओपन किया, ओपन करके हर्षा मोटर्स दोबारा ओपन किया, यहाँ आके आइटम मास्टर मॉडिफाई किया। अब टेक्समो वाटर पंप बोल के टाइप कर दिया। यहाँ ब्रांच वाइज आइटम सेलिंग प्राइस जो है, ब्रांच वाइज प्राइस इन्फो, देखिए होसनगर में 15,000 किया था, अभी 14,500 रुपीज़ किया। सेव कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे होसनगर ब्रांच में ट्रांसपोर्टेशन तो ऐड होना पड़ता है, लेकिन ये कोटेशन तो दिया है होसनगर ब्रांच में, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ हेड ऑफिस में जाके हेड ऑफिस में ही इसका मास्टर का प्राइस डाउन करना पड़ा। अब सिंक डाटा अभी क्या कर देता हूँ, आइटम यूनिट, आइटम ग्रुप, टैक्स कैटेगरी, सिर्फ इतना ही लेता हूँ, दोनों ब्रांच में भी लेता हूँ, अभी पुश कर देता हूँ। अब दोनों ब्रांच के लिए डाटा अपडेट के लिए चला जाके बैठा है। कोटेशन गिटेशन अब नहीं डालता हूँ, अब मुझे अपग्रेड करना है। अब मुझे अब ओपन हो गया। यहाँ ओपन होते ही होसनगरा ब्रांच खोलता हूँ, ब्रांच खोलते ही पासवर्ड होसनगरा टाइप कर देता हूँ। ओके होते ही डू यू वांट द सिंक डाटा, यहाँ यस कर देता हूँ। रिसीव डाटा फ्रॉम HO, यहाँ यस कर देता हूँ। डाटा तो आ गया, टैक्स कैटेगरी आ गया, यूनिट आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमारा क्या है, जो कोटेशन सेल्स इनवॉइस में जो है, अब दोबारा वो आइटम को डिलीट करके नया एक बार F9 दबा के उसको भेज दिया। अब टेक्समो वाटर पंप 5 HP, अब देखिए 14,500 वहाँ से अपडेटेड MRP आ गया। यहाँ आते ही होसनगरा ब्रांच में सेल हो गया। सेल होने के बाद न्यू रेफरेंस, अब इनवॉइस प्रिंट करने जाता हूँ होसनगरा ब्रांच पे। टू बार 24 डेट 2/25।
अब ज्ञान भारती स्कूल का 17,110 आना था, यहाँ मैंने लिख रहा हूँ 17,100। इसका पेमेंट जो दिया है जोसेफ बोलने का आदमी ने दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब कैश लेडजर में एक बार आके देखते हैं। देखिए हमारे पास कैश लेडजर में 17,100 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं कॉन्ट्रा वोचर में। कॉन्ट्रा वोचर में अभी 2/4/2025 डेबिट नहीं, ये अकाउंट को नहीं है। अब डेबिट के लिए बैंक अकाउंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ बैंक अकाउंट नहीं आता है क्योंकि वो एक्सेस यहाँ पे नहीं दिया है। अब हमको वापस जाना पड़ेगा हेड ऑफिस। अब सिंक नहीं किया है, डायरेक्ट मैं हेड ऑफिस में आता हूँ, वापस आता हूँ, यहाँ आके अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके बैंक अकाउंट जो है उसको हम होसनगरा ब्रांच में एक्सेस नहीं दिया है। अब यहाँ आता हूँ मैक अकाउंट मॉडिफाई, ये अकाउंट में अभी एक्सेस यहाँ नहीं दिया है, सेव। अब ब्रांच वाइज में सेल टाइप परचेज इन्फो में क्लिक करने के बाद ये चला गया। अभी क्या कर देता हूँ, जो मास्टर हमने किया है अकाउंट मास्टर, अकाउंट ग्रुप, बस 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 और कुछ नहीं। कहाँ जाना है, ये होसनगर ब्रांच में जाना है। होसनगर ब्रांच को अभी डायरेक्ट जाके सिंक होके बैठ गया, हो रहा है। अब पार्टी को हमने क्या किया था, वहाँ रिसिप्ट डालने का जो टाइम है वो गलत आंसर आ गया था क्योंकि वहाँ ये एसबीआई अकाउंट का रेफरेंस ही नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र वहाँ को नहीं हुआ था। अब ये ब्रांच ऑफिस क्लोज कर देता हूँ। अब एक्सेस में आता हूँ, एक्सेस में आके यहाँ आता हूँ होसनगरा, यह पासवर्ड होसनगरा, यूनिट होसनगरा, सॉरी नॉट यूनिट, यूज़र नेम होसनगरा। यहाँ डू यू वांट टू सिंक, यस कर देता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से सिंक होके आना है। एक सेल, एक रिसिप्ट, अकाउंट ग्रुप 29, अकाउंट 87, अब ये सब कुछ हो गया है। क्विट। अब यहाँ आता हूँ ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रा में आता हूँ। कॉन्ट्रा में क्योंकि मुझे बैंक को पैसा डालना है। अब दुकान में तो कैश है, पार्टी का जो हेड ऑफिस का अकाउंट है वही अकाउंट नंबर है। उस अकाउंट नंबर को यहाँ जो सेल हो चुका है, इस सेल का पैसा हमारा नहीं है क्योंकि कैश है 17,100। वो हम लोगों ने क्या करना है, क्रेडिट करना है, डेबिट करना है इस भी अकाउंट को, इस ब्रांच का हिसाब से वहाँ सेल का वैल्यू जो है वहाँ सिंक करना है। अब सारा इसका डाटा हेड ऑफिस को चला जाना है। अब हमने एनेबल कर दिया सेंड डाटा टू एचओ, एचओ को डाटा चला गया है। अब इतना चला जाने के बाद अब क्लोज कर देता हूँ। अब ओपन होने वाला है। ओके, अब ओपन तो हो गया। होसनगरा ब्रांच ओपन करते हैं।
सो इट्स नॉट होसनगरा ब्रांच, हर्षा मेन ब्रांच। हर्षा में अभी क्या हुआ है, वहाँ से पैसा डाल चुका है, अब यहाँ वो पैसा ट्रांजैक्शन अभी ऑटोमेटिकली होसनगर से यहाँ जो आया है उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आना है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ आके हम देखते हैं हमारा कैश या बैंक अकाउंट, हमारा डे बुक। अब सब ब्रांच का देखते हैं। ज्ञान भारती स्कूल का आ चुका है, वो अकाउंट को जमा हो चुका है, क्रेडिट भी कैश अकाउंट भी हो चुका है, क्रेडिट का जमा भी हो चुका है। अब होसनगरा में आके देख दिया, इतना ही आएगा। देखिए होसनगरा ब्रांच में जो पैसा आ गया वो पैसा चला गया। होसनगरा ब्रांच पे चला गया। अब साइमल्टेनियसली दो ब्रांच लिंक हो गया है, ये एक एक्सेस डाटाबेस में हुआ है और एक एसक्यूएल डाटाबेस में हुआ है। ब्रांच का नाम में एसक्यूएल डाटाबेस में हुआ है, होसनगरा नाम पे एक्सेस डाटाबेस में हो चुका है। ये अच्छा से काम कर रहा है।